हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 48। इससे पहले इस कहानी के 47 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था संध्या की नज़र किट्टू के हाथ पर जाती है, जिसमें उसने बहुत ही एक्सपेंसिव सी अंगूठी पहनी हुई थी, जिसे देख कर उसका भी दिल खुश हो गया था। संध्या ने किट्टू का हाथ पकड़ा और फिर उसकी अंगूठी को देख बोलती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, किसने दी है? किट्टू कुछ भी नहीं बोलती है। बस संध्या फिर से बोलती है कि अरे किट्टू, तुमसे ही पूछ रही हूँ, ये अंगूठी किसने दी है तुम्हें? किट्टू तो एकदम से जैसे शॉक्ड से उसे देख रही थी। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। संध्या किट्टू की आंखों की तरफ देखे जा रही थी और उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। किट्टू की आंखें भी अब हल्की हल्की सी नम हो गई थी। उसे बहुत ही ज्यादा डर था कि कहीं वो रुद्र का नाम ले लेगी तो फिर संध्या उसे गलत ना समझने लगे। तो वहीं संध्या भी अब किट्टू की चुप्पी देखकर कुछ भी नहीं बोलती है और फिर से उसने किट्टू का हाथ पकड़ा और फिर धीरे से बोलती है कि अच्छा ठीक है, मत बताओ, नहीं पूछती हूँ मैं तुमसे, मगर इतना घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है बेटा। चलो मेरे साथ नीचे पार्टी में चलो, सब तुम्हें देखेंगे तो खुश होंगे। किट्टू ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं मैम, मुझे नहीं जाना, मुझे पार्टियां अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन संध्या ने भी किट्टू की एक बात नहीं सुनी और फिर उसे बाहर की तरफ खींचते हुए बोलती है कि ये बहाने किसी और को बताना, मुझे बिल्कुल भी नहीं। चलो बाहर चुपचाप से, सब बाहर हैं और तुम यहाँ पर अकेली बैठी हो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। पता नहीं सुबह से तुमने कुछ खाया भी है या फिर नहीं खाया है, चलो चुपचाप से। इतना कहकर वो किट्टू को खींचते हुए वहाँ से बाहर लेकर आ जाती है। तो वहीं किट्टू, जो बार बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, वो बोलती है कि मैम प्लीज़ प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए ना आप, प्लीज़ मैम, मैं नहीं जाऊँगी बाहर, मुझे बाहर नहीं जाना है मैम, प्लीज़ छोड़ दीजिए, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। संध्या बोलती है कि हाँ हाँ सुन रही हूँ तुम्हारी बात, लेकिन बाहर जाकर ही सुनूंगी, आप चलो चुपचाप से। इतना कहकर वो किट्टू को लेकर जबरदस्ती लगभग पार्टी में आ ही गई थी। उसने भी पार्टी की तरफ देखा और बहुत ही प्यार से कहा कि ये देखो कितनी बड़ी पार्टी है और तुम हो कि यहाँ पर अंदर चुपचाप से गुमसुम सी बैठी हो, अच्छा लगता है क्या? फिर उसने शुभ की तरफ देखा और कहा कि ओ छोटे शेर, यहाँ पर आओ। शुभ ने जब अपनी माँ की आवाज़ सुनी तो बस उसकी नज़र भी अब उस तरफ गई और फिर उसकी नज़र तो जैसे किट्टू पर पड़ती है, वो किट्टू की तरफ ही देखता रहता है। वो बहुत ही ज़्यादा हैरानी से उसे देख रहा था। बहुत देर तक तो वो किट्टू को देखने के बाद निहाल के कंधे पर अपना हाथ मारकर कहता है कि माँ बुला रही हैं। निहाल के कहने पर अब शुभ भी अपने होश में वापस आया और फिर माँ के पास गया। संध्या बोलती है कि ये बाहर नहीं आ रही थी और तुम भाइयों को तो जैसे कोई फिक्र ही नहीं है, कोई मेहमान हमारे घर पर आया है, इसे कंपनी दो तो साथ में रहो। शुभ ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ हाँ माँ, मैं दूंगा ना किट्टू को कंपनी। संध्या ने भी अब किट्टू के सिर पर बहुत ही प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि अब तुम शुभ से बातें करो, अब मैं चलती हूँ, ओके एंजॉय करो पार्टी को, बहुत सारे मेहमान आए ना, उन्हें भी देखना होता है मुझे। किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर संध्या वहाँ से चली जाती है। शुभ ने किट्टू की तरफ देखा और कहा कि हाय, सच्ची में तुम ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो यार, तुम्हारी कोई बहन है क्या? कि वो क्या है ना कि तुम्हें तो पटा नहीं सकता हूँ मैं, तुम्हारी बहन को तो पटा लूंगा, सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगी वो भी। किट्टू तो बस शुभ को घबराई हुई नज़रों से देखे जा रही थी। शुभ बोलता है कि यार तुम इतना ज़्यादा डरती क्यों हो? अरे हम है ना तुम्हारे साथ, कोई कुछ भी नहीं कहेगा, मुझे आकर बता देना अगर कोई कुछ भी कहे, तुम्हारे सामने ही उसका मुंह तोड़ दूंगा मैं। किट्टू अब कुछ भी नहीं बोलती है और तभी एक वेटर वहां पर आया और शुभ ने वेटर से ट्रे ली और एक ड्रिंक का गिलास उठाया और फिर किट्टू की तरफ प्यार से बढ़ा दिया। किट्टू पीना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसने भी शुभ के हाथों से वो ड्रिंक का गिलास लेकर पकड़ लिया। तो वहीं शुभ की नज़र अभी किट्टू के हाथ पर जाती है, क्योंकि रिंग इतनी बड़ी थी कि किसी की भी नज़र छुप नहीं सकती थी। किट्टू के हाथ पर वो रिंग सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। शुभ ने बड़े ही प्यार से पूछा कि ए किट्टू, एक बात पूछो तुमसे, सच सच जवाब दो कि क्या? किट्टू ने हैरानी से शुभ की तरफ देखा तो शुभ बोलता है कि ये तुम्हें रुद्र भैया ने दी है ना? किट्टू ने तो जैसे एकदम से हैरानी से उसे देखा और फिर उसकी सांसें तो जैसे एकदम से रुक गई थी। उसने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप से खड़ी रहती है। तो वहीं शुभ ने भी मुस्कुराकर कहा कि हाँ मैं समझ गया हूँ, ये तुम्हें रुद्र भैया ने ही दी है, बड़े ही चालू है मेरे रुद्र भैया यार। किट्टू हैरानी से शुभ की तरफ देख रही थी। शुभ बोलता है कि अरे ऐसे हैरानी से मत देखो मुझे। किट्टू बोलती है कि आपको सच में पता है क्या कि ये मुझे आपके भाई ने ही दी है? तो शुभ ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, तुमने पूछा नहीं कि क्यों दी है उन्होंने ये रिंग तुम्हें? किट्टू ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा
कि वो कहाँ कुछ बताते हैं, मैं तो उनसे पहले से ही डरती हूँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ये रिंग पहना दी बस। शुभ बोलता है कि अच्छा, और तुमने रिंग नहीं पहनाई उन्हें? किट्टू ने भी अपनी मासूमियत के चलते ना में अपनी गर्दन हिला दी। अब तो उसका दिमाग इतना भी काम नहीं कर रहा था कि उसे रुद्र ने रिंग क्यों पहनाई है, उसे ये तक नहीं पता था। किट्टू की गर्दन भी ना में हिलाते हुए उसने कहा तो शुभ के चेहरे पर भी हल्की से मुस्कुराहट आ गई थी। शुभ बोलता है कि अच्छा, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। वैसे रिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अपने पास ही रखना, किसी को भी मत देना, खोने मत देना। किट्टू ने भी प्यार से पूछा कि उन्होंने मुझे इतनी एक्सपेंसिव रिंग क्यों दी है, आपको तो पता है ना, क्या आप मुझे बताओगे? शुभ को किट्टू की मासूमियत पर बहुत ज़्यादा हंसी तो आ रही थी, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। वो बोलता है कि अरे अब तुम हमारे घर की मेहमान हो ना, इसीलिए दे दी होगी भैया ने तुम्हें ये इतनी अच्छी सी रिंग, बस तुम इसे संभाल के ही रखना, समझी? तो किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर उसकी नज़र रुद्र पर और सोनम पर जाती है। वो दोनों ही एक सोफे पर बैठे हुए थे और सब उनके पास आकर फोटो खिंचवा रहे थे। रुद्र इस वक्त बिल्कुल सीरियस लग रहा था। रुद्र बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा था और सोनम जो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर पोज दे रही थी। रुद्र ने एक नज़र किट्टू की तरफ देखा और फिर पार्टी में उसे देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो गया था। उसने भी अब जल्दी से अपनी आसपास नज़रें घुमाकर देखा तो पूरा स्टाफ ऑफिस से आ चुका था। उसकी नज़र किट्टू पर नहीं थी और रुद्र चाहता भी नहीं था कि स्टाफ में कोई भी किट्टू को देख ले या फिर कोई भी कुछ बातें बनाए। तो वहीं किट्टू चुपचाप से डरी सहमी से शुभ के पास में खड़ी हुई थी और तभी शुभ एक ही झटके में प्यार से बोलता है कि अच्छा भाभी, नहीं नहीं, वो मेरा मतलब है कि किट्टू, मैं अभी अभी आया, ओके तुम यहाँ पर ही खड़ी रहो, 2 मिनट में आ जाऊंगा, ठीक है? इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और फिर शुभ का फोन वाइब्रेट कर रहा था। वो किट्टू के सामने उसे रिसीव नहीं करना चाहता था। शुभ ने भी अब जल्दी से अपनी जेब में से फोन निकाला और फिर किसी को कहा कि कुत्ते, कमीने, हरामजादे, तुझे समझ में नहीं आता है क्या? तू बिल्कुल पागल है क्या? मैंने क्या कहा था तुझे? आज ही सगाई है, नील भैया की भी और रुद्र भैया की भी आज ही सगाई है और तू अभी तक आया नहीं। साले, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं, अगर तू शादी में नहीं आया ना तो देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। इधर दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज़ आती है कि अरे मैं क्या करूँ यार, पापा का इतना सारा काम है कि वो मेरे साथ राजस्थान आना ही नहीं चाहते हैं, रात दिन बस मुझे काम में ही लगाए रहते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ, तो जानता ही है ना यार कि मैं अकेले नहीं आ सकता हूँ, पापा की तबीयत कितनी ज़्यादा खराब है, उन्हें अकेले छोड़ के कैसे आऊँ? तभी शुभ बोलता है कि तभी तो कह रहा हूँ कुत्ते मत आ तू शोभित, तू ना बहुत ही ज़्यादा बुरा है, बहुत ज़्यादा बुरा, आता क्यों नहीं है तू? और तभी दूसरी तरफ से शोभित बोलता है कि अरे यार मैं तो आना ही चाहता हूँ ना, मुझे खुद ही तेरे साथ टाइम स्पेंड करना कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूँ, ये ज्योति है ना जो मुझे लाना ही नहीं चाहती है। मेरी एंट्री में अभी टाइम है, जब तक देखो नील भैया और रुद्र भैया की शादी ना हो जाए मैं आऊँगा ही नहीं। अगर शादी हो गई तो मैं कब आऊँगा यार? अब कब मेरी शिखा आएगी, कब मेरे पापा आएंगे, कब ऐसे गीतांजलि की एंट्री होगी? मेरा तो कुछ होगा ही नहीं, मैं तो बस ये सोच सोच कर ही परेशान हूँ। सो बोलता है कि यार तू तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, फ़ोन रख तू कुत्ते कहीं के, मत आ अब। इतना कहकर उसने भी फ़ोन को कट कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ किट्टू के पास एक लड़की आती है और फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बहुत ही गौर से बोलती है कि तुम तो कात्यायनी पुरोहित हो ना, जिसने फाइल चुराई थी ऑफिस में, कितनी बड़ी चोर थी ना तुम, जो तुम्हें जेल हो गई थी ना, सर ने भेजा था। उस लड़की की बात सुनकर किट्टू थोड़ा सा घबरा गई थी और वो एकदम से एक कदम पीछे हटकर वहां से जाने लगी कि तभी वो लड़की फिर से बोलती है कि अरे तुम तो डर गई यार, मतलब तुम ही किट्टू हो ना जिसने ऑफिस में वो फाइल चुराई थी, इतनी बड़ी चोर कैसे हो गई तुम? इतना कहकर उसने भी उस लड़की की तरफ देखा और फिर अपने आसपास खड़े हुए कुछ लड़के लड़कियों को देखकर कहा कि अरे अरे तुम सब जरा यहाँ पर आओ, वहाँ पर क्या खड़े कर रहे हो? देखो देखो तुम्हें किट्टू से मिलवाती हूँ, हमारे ऑफिस में चोरी करने वाली लड़की से, लेकिन ये चोरनी यहाँ पर क्या कर रही है? ये सुनकर तो किट्टू ने भी हल्का सा पलट कर उस लड़की की तरफ देखा और फिर अगले ही पल किट्टू की आंखों में एकदम से पानी आ गया था। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो लड़की बोलती है कि हाँ हाँ, तो मैं क्या कह रही थी यार, तुमने वो फाइल चुराई थी ना, और हाँ तुम्हें तो सर ने अरेस्ट भी करवा दिया था, तुम तो जेल में थी ना, उसके बाद तुम इस पार्टी में क्या कर रही हो? यहाँ पर किसने बुलाया है तुम्हें? और फिर उस लड़की की नज़र किट्टू के हाथ पर जाती है जिसमें अभी उसने रिंग पहनी थी, क्योंकि रिंग इतनी ज़्यादा सुंदर थी और इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि उस लड़की की नज़र भी उस रिंग से हट नहीं पाई और वो उसे गौर से देखने लगी। उस लड़की ने अगले ही पल किट्टू का हाथ झट से पकड़ लिया और फिर उस रिंग की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से बोलती है कि यार इतनी सुंदर रिंग, ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कम से कम 10 लाख के आसपास की तो होगी, इतनी महंगी रिंग तुम्हें किसने दी थी? तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? कहीं ये चोरी तो नहीं करी? किट्टू अब कुछ भी नहीं बोलती है, अंदर ही अंदर उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। लेकिन तभी उस स्टाफ में से एक लड़का बोलता है कि यार मुझे लगता है कि इसने यह रिंग भी
चुराई हुई है। किट्टू ने उस लड़की की तरफ हैरानी से देखा और फिर ना में अपनी गर्दन हिला दी। इतने में ही वो लड़का फिर से बोलता है कि झूठ क्यों बोल रही हो तुम, जरूर तुमने इसे चुराया है। पूरा ऑफिस अच्छे से जानता है कि तुम एक नंबर की चोरनी हो, चोरनी। पूरे स्टाफ ने देखा था कि तुमने कैसे चोरी करी थी, तुम्हें चोरी करते हुए सबने देखा था और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मुझे लगता है कि हमें रुद्र सर को अभी के अभी बताना चाहिए। आई थिंक ये रिंग चुराई हुई ही है और ये रिंग चुराने के लिए ही यहाँ पर आई थी। देखो ना कितनी बेशरम है, रिंग चुरा कर उगल भी नहीं रही, पहन भी ली इसने। तभी वो लड़की बोलती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, सर को तो बताना ही चाहिए। अभी जाकर इसकी बेल किसने करवाई होगी। कोई बात नहीं सर, दोबारा से इसे अरेस्ट करवा देंगे, ये फिर से जेल चली जाएगी। थैंक गॉड, 3rd क्लास की लड़की। अरे जब ये पहली बार ऑफिस में आई थी ना, अभी मैं समझ गई थी कि ये एक नंबर की गोल्ड डिगार है, गोल्ड डिगार। लेकिन नील सर है ना, वो तो बिल्कुल मासूम है, उन्हें तो हर कोई अच्छा ही दिखाई देता है, वो हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं। इतने में ही एक दूसरा लड़का बोलता है कि अरे तू देख क्या रहे हो, तुम लोग बुलाओ ना सर को, बता दो कि ये चोरनी पार्टी में भी आ गई है और देखो जरा कितनी एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी हुई है इसने और ये रिंग भी चुराई है इसने, हो ना हो ये भी चुरा कर ही इसने पहनी होगी। किट्टू के आंसू तो अब जैसे रुक ही नहीं रहे थे, उसने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर जिस बात का उसे डर था उसके साथ वही हो गया था। वो नहीं चाहते थे कि स्टाफ में किसी की भी नज़र उस पर पड़े या फिर कोई भी उसे उल्टा सीधा बोले, उसे ऐसे बेइज्जत करे, मगर फिर भी किट्टू की किस्मत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। इतने में ही एक लड़का फिर से चिल्लाकर बोलता है कि अरे बुलाओ बुलाओ, नहीं तो ये भाग जाएगी। तभी एक और लड़की बोलती है कि अरे ये तो लेंगड़ी है, लेंगड़ी भागेगी कैसे, यहाँ पर ही गिर जाएगी, ये तो ठीक से चल भी नहीं पाती है तो भाग कैसे पाएगी। इतना कहकर सारे ही हंसने लगते हैं। पार्टी में एक साथ इतने सारे लोग हंसते हैं तो सबका ध्यान अब उनकी तरफ जाता है और तभी एक लड़के ने भी धनराज की तरफ देखकर कहा कि धनराज सर ये देखिए ना, ये चोरनी भी इस पार्टी में आ गई है, जरूर इसने कुछ ना कुछ यहाँ पर भी चुराया होगा। ये सुनकर पार्टी में एकदम से सन्नाटा पसर गया था। धनराज ने भी हल्का सा पलट कर देखा तो किट्टू चुपचाप से गर्दन झुकाकर रो रही थी। तो वहीं रुद्र के चेहरे पर इस वक्त गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। नील ने भी अब उन सबको देखा और फिर रुद्र की तरफ घूरकर देखा। नील को भी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नील को इस वक्त उन लोगों पर इतना ज्यादा गुस्सा था, उससे कहीं ज्यादा रुद्र पर आ रहा था। रुद्र ने भी अब नील की तरफ देखा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो अभी 2 कदम आगे चलता उससे पहले ही नील ने उसे हाथ दिखाकर वहां पर बैठने का इशारा किया और वहां से उठने के लिए मना कर दिया, क्योंकि इस वक्त उसका वहां पर उठकर जाना किट्टू को सपोर्ट करना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। नील भी अब सीधा उस जगह पर जाता है जहाँ पर किट्टू पर सब हंस रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। वो सीधा आकर अब किट्टू के सामने खड़ा हो गया और फिर उसने भी हाथ बांधकर अब स्टाफ की तरफ लोगों को घूर कर देखा और तभी एक लड़का बोलता है कि सर ये वही कात्यायनी पुरोहित है, इसी ने ही ऑफिस में चोरी करी थी और अब देखिए ना कैसे इसके हाथ में चोरी की रिंग भी है, इसने जरूर ये रिंग चुराई है। नील को तो अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो फिलहाल के लिए कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था। नील बोलता है कि ये हमारे घर की मेहमान है, अब किसी को कुछ बोलना है तो वो बोल सकता है। तो सब एकदम से अब चुप हो गए थे और आपस में खुसुर फुसुर करने लगे थे। नील ने एक और बार कहा कि अभी भी किसी को कुछ बोलना है क्या, कोई कुछ भी नहीं बोलता है। नील ने अगले ही पल चुटकी बजाकर कहा कि पार्टी है इसीलिए तुम लोगों को डांट नहीं रहा हूँ, मैं चुपचाप से छोड़ रहा हूँ, अपनी खुसुर फुसुर जाकर कहीं और करो, निकलो यहाँ से अभी के अभी। वो सारे ही अब जल्दी से इधर उधर चले गए थे। तो वहीं रुद्र भी अब मन ही मन लोगों की तरफ देखकर गुस्सा हो रहा था। वह खुद में ही गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोलता है कि नील तो अपनी अच्छाइयों के चलते तुम लोगों को छोड़ रहा है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, एक एक की खबर लूंगा मैं, मेरी किट्टू को रुलाना नहीं था तुम लोगों को। तो वहीं दूसरी तरफ नील ने भी अब हल्का सा पलटकर किट्टू की तरफ देखा तो किट्टू वहां पर नहीं थी, वो घर के अंदर जा चुकी थी। वो सीधा भागते हुए अपने कमरे में गई और फिर वहीं पर दरवाजा बंद करके बैठकर दीवार से लगकर जोर जोर से रोने लगती है। इस वक्त किट्टू एकदम से कांप रही थी डर के मारे। वो आंखें बंद करती और फिर उसे वो पल एकदम से याद आ जाता जब रुद्र ने उसे अरेस्ट करवाया था और कांस्टेबल ने उसे थप्पड़ मारा था, और वो सब कुछ याद करके फिर से किट्टू पैनिक हो जाती है, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तो वहीं संध्या और संजय दोनों ही अब नील के पास आ गए और नील बोलता है कि ये सारी बातें जाकर रुद्र से पूछो, मुझसे नहीं, प्लीज़ पापा, मैं अपनी ही प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझसे कुछ भी बात मत पूछना। इतना कहकर नील भी अब दूसरी तरफ चला जाता है और फिर सीधा उसने भी शुभ के सिर पर एक हाथ मारा और फिर शुभ अभी भी अपने फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। जैसे ही उसके सिर पर किसी का हाथ लगा वैसे ही उसने भी हड़बड़ा कर नील की तरफ पलट कर देखा और बोलता है कि क्या हुआ है भैया। नील ने भी गुस्से से दांत पीसते हुए कहा कि माँ ने तुझे किट्टू के पास रहने के लिए कहा था ना, उसे एक पल भी अकेले छोड़ने के लिए नहीं कहा था। शुभ ने सबसे पहले अपना फ़ोन कट कर दिया और इतने में ही निहाल भी वहाँ
वहाँ पर आ जाता है। शुभ ने निहाल की तरफ घूर कर देखा तो निहाल ने भी अपने कंधे उचका दिए। शुभ बोलता है कि अरे हुआ क्या है भैया? तो नील ने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, बाद में बताऊंगा तुझे, तू बहुत ही चीज़ों को हल्के में लेने लगा है आजकल। इतना कहकर नील भी वहाँ से चुपचाप से चला गया। तो वहीं रुद्र का अब सोनम के साथ बैठना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि किट्टू अब इस वक्त अपने कमरे में बहुत ज़्यादा रो रही होगी और पैनिक हो रही होगी। कुछ देर तक तो रुद्र वहाँ पर जैसे तैसे बैठा रहा और फिर उसने सोनम की तरफ देखकर कहा कि एक्सक्यूज़ मी। सोनम ने भी अगले ही पर रुद्र के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा कि उठने की सोचना भी मत, मेरी अभी बहुत सारी फ्रेंड्स आने के लिए बाकी हैं, अभी बहुत सारे मेहमान नहीं आए हैं जिन्हें मेरे साथ फ़ोटो लेनी है, समझ गए तुम? रुद्र बोलता है कि वॉशरूम जाना है मुझे, यहीं पर कर दूं क्या तुम्हारे पास में ही? साफ कर दोगी तो यहाँ पर ही कर दूं? ये सुनकर तो सोनम ने जल्दी से अपना हाथ रुद्र के हाथ से हटाया और बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से जाओ और जल्दी आना। रुद्र ने कहा कि अब तुमने प्लीज़ बोला है तो फिर जल्दी तो आना ही पड़ेगा। इतना कहकर रुद्र भी बहुत ही स्टाइल में अकड़ के साथ खड़ा हुआ और फिर उसने भी अपना कोट ठीक किया और फिर सीधा संध्या की तरफ देखकर बोलता है कि माँ मैं बस अभी आया। इतना कहकर वो भी अब सीधा घर के अंदर चला गया। नील उसे ही जाता हुआ देख रहा था और वो समझ गया था कि अभी रुद्र कहाँ पर जा रहा है। रुद्र धीरे से घर के अंदर आया और फिर घर के अंदर आते ही वो जल्दी से भागने लगा। वो भागता हुआ सीढ़ियों से होता हुआ सीधा किट्टू के कमरे की तरफ आ गया। उसने किट्टू के कमरे को हल्का सा खोला और फिर सीधा अंदर की तरफ आ गया। उसने देखा तो किट्टू वहीं दरवाजे के पास में बैठकर दीवार से सट कर बैठी हुई थी और बस रोए जा रही थी। उसकी आंखें भी पूरी तरह से रोने से लाल हो गई थी और सूज गई थी। रुद्र किट्टू की इस हालत का जिम्मेदार खुद को ही मान रहा था, मतलब हाँ वो ही इस हालत का जिम्मेदार था, क्योंकि उसी की वजह से आज किट्टू को ये सब कुछ सुनने को मिल रहा था और किट्टू रो रही थी। रुद्र किट्टू के पास पंजों के बल बैठा और फिर उसने किट्टू के बालों में हाथ फेरकर प्यार से कहा कि कुछ नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा क्यों रो रही हो तुम? ये सुनते ही किट्टू अब और भी तेज तेज रोने लगी। उसके कानों में बार बार आवाज़ें गूंज रही थी जो उसने अभी अभी पार्टी में स्टाफ के मुंह से सुनी थी। किट्टू को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। किट्टू अपनी सुध में ही नहीं थी। उसने रुद्र की तरफ देखा और फिर उसे मारना शुरू कर दिया। किट्टू बोलती है कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, सब कुछ आपने ही किया है, आप बहुत ज़्यादा बुरे हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे, सब आपकी वजह से हुआ है। मुझे नहीं चाहिए आपकी ये रिंग, ये बहुत ही गंदी रिंग है, इसकी वजह से ही सबने मुझे चोर बोला है। इतना कहकर वो रिंग अपनी उंगली से निकालने लगती है, लेकिन रुद्र ने भी उसका हाथ पकड़कर कहा कि कुछ नहीं हुआ है किट्टू, कुछ भी नहीं। लेकिन किट्टू फिर भी रिंग को निकालने की कोशिश कर रही थी और फिर अपने आप में ही बड़बड़ाई जा रही थी। मुझे नहीं चाहिए ये 10 लाख की रिंग, मुझे नहीं चाहिए ये रिंग, ले लीजिए आप अपनी 10 लाख की रिंग, मैं इसका क्या ही करूँगी, मुझे नहीं चाहिए ये रिंग। इतना कहकर वो फिर से उस रिंग को निकालने लगती है तो रुद्र ने भी उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था और किट्टू को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने भी रुद्र के हाथ में दांत एकदम से गड़ा दिया था और उसे काट कर लिया था। रुद्र की हल्की सी चीख निकल गई थी, उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था अपने हाथ में, वो दर्द एकदम से सहता रहता है। उसने भी किट्टू के मुंह से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश भी नहीं करी थी और फिर किट्टू ने भी रुद्र का हाथ तब तक काटा जब तक वो संतुष्ट नहीं हो गई थी। फिर उसने रुद्र का हाथ एकदम से छोड़ दिया और रुद्र बोलता है कि हो गई तसल्ली तुम्हें, मिल गया सुकून, अब तुम्हें निकल गया सारा गुस्सा तुम्हारा, अब तो नहीं रोकी ना? किट्टू अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रुद्र की तरफ ही घूरे जा रही थी और अगले ही पल उसने फिर से रुद्र को मारना शुरू कर दिया और इस बार रुद्र के गाल पर एक जोरदार चांटा लगता है और रुद्र का चेहरा तो अब एक तरफ हो गया था। इस वक्त रुद्र भी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कोस रहा था। किट्टू अब जाकर शांत हो गई थी और अब रुद्र से उसे डर भी लगने लगा था। रुद्र ने भी हल्की सी गर्दन घुमाकर किट्टू की तरफ घूर कर देखा तो किट्टू भी बच्चे सी आवाज़ निकाल कर धीरे से बोलती है कि सॉरी सर, सॉरी सर, वो सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना कहकर वो रुद्र की तरफ अपने हाथ जोड़ने लगी तो वहीं वो अब अपने सूद में अभी भी नहीं थी। उसे पता ही नहीं था कि इस वक्त वो क्या कर रही है और किसे कह रही है और किसे मार रही है। उसने भी जल्दी से गुस्से में रुद्र के हाथ में कितनी जोर से काट लिया है। अब जाकर उसे होश आया। रुद्र ने फिर से बहुत ही प्यार से पूछा कि अरे अब तो थप्पड़ भी मार लिया है तुमने, अब तो मिल गई ना दिल को तसल्ली, अब तो तुम शांत हो जाओ यार प्लीज़। किट्टू कुछ भी नहीं बोली, बस सिसकती रहती है। रुद्र ने भी अपना एक हाथ किट्टू की तरफ आगे बढ़ाया और फिर उसके गाल पर आए हुए उसके आंसुओं को अंगूठे से साफ कर दिया और फिर अगले ही पल किट्टू खुद को संभाल नहीं पाई और उसने भी जल्दी से रुद्र को अपने गले लगा लिया। वो कसकर अब रुद्र के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। रुद्र भी अपना संतुलन नहीं संभाल पाया और वहीं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। किट्टू भी रुद्र के ऊपर ही आकर गिर पड़ती है और रुद्र ने भी अपनी पकड़ कसते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि एक खरगोश कितना ज़्यादा रोगी तुम, कितनी ज़्यादा रोती हो। किट्टू कुछ भी नहीं बोली और अभी भी एकदम से सुबक रही थी। वो रुद्र से थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करने लगी लेकिन तभी रुद्र
ने अब किट्टू पर अपनी पकड़ और भी ज़्यादा कसते हुए कहा कि किट्टू, मैंने कहा ना कि मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा अकड़ है, माफ़ी नहीं मांगूंगा मैं तुमसे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम समझती नहीं हो। तुम एकदम से क्यों नहीं समझ रही हो? मैं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी में हूँ। किट्टू बस रोती रहती है और सुबकती रहती है और फिर एकदम से हिचकियाँ लेते हुए बोलती है कि आप बहुत ज़्यादा बुरे हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे। पापा आएंगे तो आपकी शिकायत ज़रूर करूँगी उनसे, देख लेना। मेरे पापा आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मारेंगे, बहुत ज़्यादा। रुद्र के चेहरे पर भी हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और फिर वो भी अपनी पकड़ को कसते हुए प्यार से बोलता है कि अच्छा ठीक है, पिटवा लेना अपने पापा से, मुझे मना नहीं करूँगा एक बार भी, ठीक है। लेकिन आप रोना बंद कर दो किट्टू प्लीज़। देखो मैं पार्टी छोड़कर तुम्हें चुप करवाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। किट्टू ने भी हल्की सी गर्दन उठाकर रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर किट्टू फिर से रुद्र से थोड़ा सा दूर होने लगी। तो रुद्र बोलता है कि बहुत जल्दी है मुझसे दूर होने की, तुम्हें बहुत जल्दी दूर होने लगती है। तो किट्टू को भी अब कुछ समझ में नहीं आया और फिर वैसा भी उसका दिमाग रुद्र के होते हुए काम नहीं करता था। फिर वो भी हल्का सा हिचकी लेते हुए बोलती है कि बाहर सब आपको बुला रहे होंगे, आपका इंतजार कर रहे होंगे। तो रुद्र ने भी अब किट्टू को खुद से थोड़ा सा दूर किया और फिर किट्टू भी उठकर खड़ी हो जाती है। रुद्र भी अब हल्के से अपने कपड़े झाड़कर खड़ा हो गया। रुद्र ने फिर किट्टू की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया तो फिर किट्टू भी 2 कदम पीछे हटकर बोलती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, माँ के पास जाना है, मुझे माँ की याद आ रही है। रुद्र बोलता है कि मैंने कहा था ना कि तुम मेरी बातों को मानोगी तो ही मैं तुम्हारे पापा को ढूंढ दूंगा, फिर तभी तो तुम अपने पापा से मेरी शिकायत करोगी और तुम्हारी माँ भी तभी सही होंगी। किट्टू ने भी अब किसी मासूम से बच्चे की तरह हाँ में अपनी गर्दन झुका ली और फिर उसे देखने लगी। रुद्र ने भी अपनी जेब से रुमाल निकाला और फिर किट्टू की तरफ बहुत ही प्यार से बढ़ाते हुए कहा कि लो अब अपने आंसुओं को पोंछो, नहीं तो मैं पोंछ दूंगा तुम्हारे आंसू। किट्टू ने भी अब जल्दी से रुद्र के हाथ से रुमाल लिया और फिर अपने आंसुओं को पोंछने लगी और आंसू पोंछने के बाद उसने भी अपनी नाक भी साफ कर ली थी और फिर इस रुमाल को वो रुद्र को वापस देने लगी। तो रुद्र ने भी अब एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि नहीं, तुम इसे रख लो अपने पास, तुम ही अपने पास रखो क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रुमाल हैं ऐसे। किट्टू फिर से रुद्र की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से बोलती है कि मुझे ये अंगूठी नहीं चाहिए, सुबह संध्या मैम भी पूछ रही थी कि ये अंगूठी किसने दी है मुझे। रुद्र बोलता है कि अच्छा 1 हफ्ता, बस 1 हफ्ता बस शांति से इस घर में रह लो तुम, कोई भी कुछ पूछे तो बस जवाब मत दो, कोई भी कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रखना। 1 हफ्ते के बाद सबको अपने सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। इनफैक्ट मेरे भाइयों को तो मिल भी चुके हैं सारे जवाब, मगर शायद पापा को भी मिल जाएंगे और बची हुई माँ भी उन सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे। रुद्र क्या बोले रहा था, किट्टू को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रुद्र थोड़ा सा किट्टू के करीब गया और फिर उसके आंसुओं को पोंछते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है कि देखो अब बिल्कुल भी रोना बंद कर दो, रोना बिल्कुल भी नहीं, समझे तुम। किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रुद्र ने भी किट्टू की बाजू पकड़ी और फिर उसे बहुत ही प्यार से बेड पर लाकर बैठा दिया और प्यार से बोलता है कि अब मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए खाना खाने के लिए कुछ भिजवा दूंगा, चुपचाप से खाना खा लेना और बिल्कुल भी रोना नहीं, ओके, बचना नहीं चाहिए खाना। किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और रुद्र भी कमरे से बाहर निकल गया। रुद्र सीधा पार्टी में आया और उसने शुभ की तरफ देखा और इशारों में अपने पास आने के लिए कहा और फिर शुभ भी रुद्र के पास आ गया था। रुद्र बोलता है कि किट्टू के लिए खाना लेकर जाओ अभी के अभी। शुभ ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि हाँ हाँ ले जाऊंगा भैया ले जाऊंगा, लेकिन भाभी को क्या पसंद है ये तो मुझे पता ही नहीं है। रुद्र ने थोड़ा हैरानी से शुभ की तरफ घूर कर देखा तो शुभ ने भी अपने दांतों तले अपनी जीभ दबाते हुए कहा कि अरे मेरे कहने का मतलब है कि किट्टू जी को खाने में क्या क्या पसंद है ये मुझे नहीं पता है भैया। रुद्र बोलता है कि वही जो हर लड़की को पसंद होता है, चॉकलेट, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर, यही सब अजब गजब की चीज़ें खाती हैं ना लड़कियां, तो फिर इन्हीं में से कुछ लेकर चला जा तू भी उनके पास, समझा तू, और हाँ अच्छे से खिला देना, जब तक वो खाना ना खा ले तू कमरे से बाहर मत निकलियो। इतना कहकर रुद्र भी अब सीधा पार्टी की तरफ जाने लगा तो शुभ ने भी रुद्र की कमर को तरफ देखा और थोड़ा सा हैरान हो गया क्योंकि नीचे गिरने की वजह से रुद्र का ब्लैक कोट थोड़ा सा गंदा हो गया था। रुद्र आगे जाता उससे पहले ही शुभ ने उसकी बाजू पकड़कर उसे हल्का सा पीछे खींचा और फिर उसके कोट को पीछे से झाड़ते हुए बोलता है कि भाभी के साथ कुश्ती लड़के आए हो क्या भैया। रुद्र ने थोड़ा हैरानी से शुभ की तरफ घूर कर देखा तो शुभ भी अपनी बातों से एकदम से पलटता हुआ बोलता है कि वो क्या है ना कि पीछे से कोट आपका बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो फिर मुझे लगा कि शायद
पता नहीं धरती पर लेटकर गोल गोल कुछ करके आए हो क्या, मतलब सॉरी कुछ तो किया होगा आपने जो आपका कोट इतना ज़्यादा गंदा हो गया। रुद्र भी उसे घूरते हुए गुस्से से बोलता है कि ज़्यादा बकवास मत किया कर, बकवास नहीं सुननी है मुझे तेरी। अब किट्टू के लिए चुपचाप से खाना लेकर चला जा, समझा तू। इतना कहकर रुद्र भी अपने कोट को ठीक करता हुआ वहाँ से बाहर की तरफ चला गया। तो वहीं शुभ ने भी अब एक प्लेट में किट्टू के लिए थोड़ा थोड़ा सा खाना रखा और फिर घर के अंदर लेकर चला गया। वो किट्टू के कमरे की तरफ आया तो किट्टू बहुत ही ज़्यादा गुमसुम सी बेड पर बैठी हुई थी और कुछ सोच रही थी। शुभ ने भी किट्टू के सामने प्लेट रखते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि ये रुद्र की खरगोश। किट्टू तो बहुत ही हैरानी से शुभ की तरफ देखने लगी थी, उसे तो जैसे एकदम से कुछ सदमा सा लग गया। तो शुभ ने भी हल्के से मुस्कुरा कर कहा कि जो हुआ उसे भूलना ही बेहतर होगा और तुम अकेली नहीं हो इन सब चीज़ों में, हम सब है ना तुम्हारे साथ, बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ, नील भैया है, निहाल है और तो और अब तो तुम्हारा पति भी तुम्हारे साथ है। किट्टू ने भी हैरानी से शुभ की तरफ देखा और कहा कि पति? कौन पति? तो शुभ ने भी अगले ही पल अपनी हथेली अपने माथे पर मारकर कहा कि अरे मेरे मुंह से गलती से पति निकल गया, मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारा वो खड़ूस बॉस अब तो वो भी तुम्हारे साथ है ना, तो फिर अब किस बात की फिक्र है तुम्हें, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। किट्टू एक पल के लिए, एक ही पल एकदम से वो याद आ गया जब रुद्र किट्टू को संभाल रहा था और फिर किट्टू ने रुद्र के हाथ में भी इतना ज़्यादा काट लिया था और उसके सीने पर कितना ज़्यादा मारा था। किट्टू थोड़ा सा गिल्टी फील कर रही थी और तभी शुभ बोलता है कि चलो अब जल्दी से चलो खाना खा लो वरना तुम्हारा वो खड़ूस बॉस मेरी बारात निकाल देगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा मारेगा यार, चुपचाप से सारा खाना फिनिश कर लो। किट्टू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो बोलती है कि शुभ आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि आप रुद्र सर के भाई हो, वो कितने ज़्यादा खड़ूस हैं और आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं। शुभ बोलता है कि यही तो खास बात है रुद्र भैया की, वो जितने बाहर से सख्त है ना अंदर से उतना ही ज़्यादा नरम है और सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्र करते हैं। जैसे आप उनके साथ रहोगी ना तब आपको भी सब कुछ पता चल जाएगा उनके बारे में। इतना कहकर उसने भी थाली में रखे हुए नॉन का थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ा और फिर उसमें से पनीर की सब्जी लगाते हुए किट्टू की तरफ बहुत ही प्यार से बढ़ाते हुए बोला कि अच्छा ठीक है, अब बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है, अब जल्दी से खाना खा लो क्योंकि मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, मुझे भी बाहर जाकर खाना खाना है। किट्टू ने भी शुभ के हाथों से खाना खा लिया। इधर दूसरी तरफ जय ने भी गाड़ी एक बड़े से पार्लर के बाहर आकर रोकी। वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था सौंदर्य ब्यूटिशियन। जय उस बड़े से पार्लर की तरफ देखकर बड़बड़ाते हुए बोलता है कि पार्लर तो छोटे छोटे से भी होते हैं ना, तो इतना बड़ा पार्लर क्यों है ये? आई थिंक राइटर को याद नहीं आ रहा होगा कि पार्लर को क्या कहते हैं। खैर छोड़ो ये सारी चीजें, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। मैं उसने भी फोन निकाला और फिर जिया को कॉल कर दिया। जिया जो कि अभी हॉट पिंक रंग के लहंगे में बैठी हुई थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने जय का कॉल देखा तो एकदम से वो उठती है और फिर एक लड़की की तरफ देखकर बोलती है कि मैं जा रही हूँ। इतना कहकर उसने भी अब तेज कदमों से वहां से वो चली गई और फिर वो जैसे ही बाहर आई तो जय जिया की तरफ देखता रह जाता है। उसकी आंखें तो जैसे जिया पर ही एकदम से टिक टिका कर रह गई थी। मेकअप करने की वजह से जिया के चेहरे पर एक परत और भी ज्यादा चढ़ गई थी जो कि जय को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। ना जाने क्या सोचकर जय एकदम से बोलता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो उसके बाद भी तुमने चेहरे पर ये क्या चढ़वा लिया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जिया तो काफी ज्यादा हैरानी से जय की तरफ ही देख रही थी, उसे तो बहुत ही ज्यादा हैरानियत हो रही थी जय की बात सुनकर। वो बोलती है कि मैं खूबसूरत नहीं लग रही हूँ। जय बोलता है कि लग रही हो, लेकिन आप जब मेकअप नहीं करती हो ना तो ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। आप इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं लग रही हैं, लेकिन अब तो साफ ये पता चल रहा है कि आपने कुछ जरूर अपने मुंह पर चढ़वा कर रखा है। मतलब इतना ज्यादा वाइट वाइट कौन चढ़वाता है अपने चेहरे पर? इतना कहकर उसने भी जिया की बाजू पकड़ी और फिर गाड़ी के साइड शीशे में उसकी शक्ल दिखाते हुए कहा कि देखिए ये है आपकी मेकअप वाली पिक। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और उसमें से जिया की कुछ फोटोज दिखाते हुए कहा कि और ये देखिए जो मैंने आपकी चुपके से खींची हुई थी, जिसमें आपने बिल्कुल ना के बराबर मेकअप किया है, इसमें आप ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं ना कि आज। जिया ने भी अब जय के हाथ से उसका मोबाइल लिया और फिर उस फोटो को देखने लगती है। उसमें जिया सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, कोई भी फिल्टर नहीं था और ना ही उसके चेहरे पर कुछ ज्यादा मेकअप था। जिया का भी अंगूठा अब उस फोन की स्क्रीन को स्लाइड करने लगा था। जिया फोटो की तरफ देखे जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे जय की गैलरी में सिर्फ जिया की ही फोटो थी और किसी की कोई फोटो ही नहीं थी। जिया ने भी अब फोन की तरफ देखा तो सच में जय के फोन में करीब 250 से 300 फोटो जिया की ही थी। उसमें से कितनी ही फोटो ऐसी थी जिसमें जिया को खबर भी नहीं थी, चोरी सी ली गई वो फोटो थी। उसने ये फोटो कब खिंचवाई थी उसे भी नहीं पता थी। कितनी फोटो तो ऐसी थी
थी जो उसने सोशल मीडिया पे शेयर की थी। कितनी ही फ़ोटो ऐसी थी जिसमें वो प्रताप हाउस के अंदर में थी। ऐसे ही अनगिनत फ़ोटो जय के मोबाइल में देखकर जिया थोड़ा सा भावुक हो गई थी और उसके दिल में न जाने क्यों धक धक से होने लगा था। जिया ने भी नम आंखों की से अब जय की तरफ देखा तो जय ने भी झटके से जिया के हाथों से अपना मोबाइल छीन लिया और बोला कि चलो नहीं तो लेट हो जाएगा, वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई हो, जितनी भी हो अच्छी लग रही हो। इतना कहकर उसने फिर से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और फिर जिया जो कि जय की आंखों में देखकर एकदम से बोलती है, मुझे किसी और का होता हुआ देख लोगे तुम? क्या तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता है? अब जय भी अपने होश में वापस आता है और फिर उसने भी जल्दी से अपना मोबाइल जिया के हाथ में दे दिया और फिर हो ना हो जिया ने भी मोबाइल में उसकी अपनी सारी फोटो देख ली थी। तो जय बोलता है कि जिया एक बात सच है, हमेशा सच रहेगी, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम मुझसे भी अच्छा लड़का डिजर्व करती हो। मैं तुम्हें कभी भी लग्जरी लाइफ नहीं दे सकता हूँ, कभी भी नहीं तुम्हारे अरमानों को पूरा कर पाऊंगा। और वैसे भी तुमने मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं किया था आज तक, तो फिर ये बात रही जहाँ पर है वहाँ पर ही ख़त्म होती है। प्लीज़ मुझे और ज़्यादा शर्मिंदा मत करो जिया, प्लीज़। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपनी काबिलियत तुम्हारे सामने कम दिखा पाऊँ। इतना कहकर जय ने भी अपने हाथ जोड़ लिए और फिर जिया जो कि जय की तरफ ही देखे जा रही थी, इस बार जय थोड़ा सा भावुक होकर बोलता है कि दादा दादी ने मुझे बहुत ही प्यार से बड़ा किया है, मेरे हर शौक को पूरा किया है, मेरे छोटे भाई को कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी है। मैं दादी के डिसीजन के खिलाफ नहीं जाना चाहता हूँ, बिल्कुल भी। यही सच है कि मेरा तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता है, ना मैं तुम्हारे लायक हूँ और तुम मुझसे भी अच्छा लड़का डिजर्व करती हो। नील सर बहुत ही अच्छे हैं, उनके करीब रहोगी तो फिर उनसे अपने आप ही प्यार हो जाएगा तुम्हें, वो बहुत ही अच्छे इंसान है। इनफैक्ट उनके तो कोई भी करीब रहेगा ना तो उसे भी उनसे प्यार हो जाएगा, यकीन मानो जिया। तुम नील सर के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगी, वो बहुत ही ज़्यादा प्यार देंगे तुम्हें, बहुत ही अच्छी फैमिली में रहोगी तुम। जिया बोलती है कि अच्छा, तो तुमने कहा कि मैंने तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट नहीं किया, अगर मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट कर लूँ तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगे? बताओ जय, क्या तुम मुझसे शादी कर लोगे अगर मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट कर लूँगी? तो जय हैरानी से जिया की तरफ देख रहा था कि अगर यही बात जिया उस वक्त बोल देती जब जय ने कई बार जिया को प्रपोज किया था, तब बात कुछ और थी। लेकिन आज तो इज्जत और बेइज्जती की बात होने की वजह से जय को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो जिया को क्या जवाब दे। अब वो भी एकदम से सोच में पड़ गया था। इतने में ही जिया ने फिर से पूछा कि कुछ पूछ रही हूँ तुमसे जय, बताओ ना, अगर मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट कर लूँ तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगे? तुम मेरे पास आ जाओगे? जय बोलता है कि जिया लेट हो रहा है तुम्हें। इतना कहकर उसने फिर से दरवाज़ा खोला और फिर जिया दरवाज़ा बंद करती उससे पहले ही जय ने अपना हाथ अड़ा दिया और बोला कि जिया, मेरे पास इस सवाल का अब कोई भी जवाब नहीं है, प्लीज़ चलो यहाँ से, हमें लेट हो रहा है। जिया भी गाड़ी के अंदर आकर बैठ गई और अब इस सिचुएशन को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। जय भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, लेकिन जय की नज़र बार बार अब जिया पर ही आकर टिकी हुई थी। हालांकि उसे जिया इस वक्त बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लग रही थी। आधा रास्ता पार करने के बाद जय से भी रहा नहीं गया और उसने फिर से कहा कि ये हॉट पिंक रंग का लहंगा पहनने के लिए किसने कहा था तुमसे? जिया को अब जय पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तरफ वो हक से उसमें कमी भी निकाल रहा था और दूसरी तरफ प्यार को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था। जिया भी गुस्से से बोलती है कि तुमसे मतलब, चुपचाप से आगे देखो और गाड़ी चलाओ, समझे तुम? जय भी अब गाड़ी चलाने लगा और तभी रेड लाइट आती है। जय ने गाड़ी रोक दी और फिर जय जो बार बार फ्रंट मिरर से जिया की तरफ ही देखे जा रहा था, उसे जिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। जैसे एक बार फिर से वो रुका नहीं गया और फिर से वो बोला कि शादी के बाद इतने डार्क रंग बिल्कुल भी मत पहनना, तुम अच्छे नहीं लगते हैं तुम्हारे ऊपर। इस बार जिया बोलती है कि तो फिर क्या पहन कर ज़्यादा अच्छी लगती हूँ मैं, तुम ही बता दो मुझे। तो जय ने भी झटके से कहा कि जब तुम अपना डॉक्टर वाला कोट पहनती हो ना, उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हो तुम। जिया बोलती है कि ठीक है, मुझसे शादी कर लो, मैं डार्क रंग के कपड़े नहीं पहनूंगी। जय बोलता है कि बार बार एक ही बात को रिपीट करने से कुछ भी नहीं होगा जिया, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छा है, लेकिन लगता है कि दिन पर दिन अपना ड्रेसिंग सेंस एकदम से ख़राब करती जा रही हो तुम। डार्क रंग के अच्छे कपड़े नहीं लगते हैं तुम्हारे ऊपर, भड़कीले मेकअप में तुम बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती हो, बस यही कहना था मुझे। इतना कहकर जय ने भी गाड़ी का गियर बदला और फिर के चेहरे पर भी एकदम से उदासी आकर ठहर गई थी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या होगा अब जिया का आखिरी फैसला? क्या जय करेगा जिया से शादी या होगी जिया और नील की शादी? अवनी कहाँ पर है और क्या प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी अवनी, और क्या होगा आगे इस कहानी में, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फ्रेंड्स।